दोस्तों बात है 2010 की। मेरे पास में एक अपने फ्रेंड का कॉल आता है और वो मुझे बताता है कि भाई तेरा सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया है और ऑल इंडिया तुम्हारी रैंक 135वीं है। ये सुन के मेरा मन एकदम खुशी से दौड़ उठता है और मैं सीधा जाके अपने पेरेंट्स के पैर छूता हूँ और अपनी न्यूज़ बताता हूँ, अपनी जो खुशी है वो शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों का भी जब सिलेक्शन होगा तो आप भी सेम चीज़ें करेंगे, क्योंकि सबसे पहला कोई भी शख्स जो अपने माइंड में आता है वही आते हैं अपने पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत को देख रहे होते हैं और जब अपन उनसे वो खुशी शेयर करते हैं तो वो खुशी दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश ढुकिया, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में रहा 2010 से लेकर 2013 में। ट्रेनिंग के दौरान में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लस आगे मैंने जो सीआईएसएफ में जहां जहां जर्नी की मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा। पूरी जानकारी जब आपको मिलेगी तो एक आप में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप में एक जोश आएगा तैयारी करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में जोश आना भी चाहिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको मैं ग्राउंड रियलिटी की इन्फॉर्मेशंस दूंगा जो मेरे ख्याल से आप अगर दूसरी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन होते ही खुशियाँ वगैरह सबके साथ में शेयर की गई। उसके बाद में आता है कि भाई आप कॉल लेटर कब आएगा। तो मैं कॉल लेटर का वेट करने लग गया, अपनी ज्वाइनिंग लेटर का वेट करने लग गया कि भाई ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग लेटर कब मेरे हाथ में आए और मैं कब मैं जल्दी से जाऊँ। ज्वाइनिंग लेटर का दिन भी आ गया। ज्वाइनिंग लेटर में कुछ चीज़ें अपने को साथ में लेके जानी होती है, जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लोग मंगवाते हैं, प्लस अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है अपने जो एसएचओ होता है वहाँ से उससे साइन करवा के लाना होता है। कई बार वो बोलते हैं कि भाई आपका जो जिला अधिकारी है वहाँ से आपको साइन करवा के लेना आते हैं। तो मैं गया था, फिर वहाँ पे जो भी हमारा जो पुलिस थाना था वहाँ से साइन करा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स में लेके गया। दिल में उस समय धक धक हो ही रही थी कि भी क्या जगह कोई भी चीज़ की कमी ना रह जाए, सब कुछ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह सब चीज़ें मैं वापस साथ में लेके गया था। और वहाँ पे वापस जाने के बाद में एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दोबारा से होता है। तो आप जब भी आपका कॉल लेटर आएगा जरूर आएगा। आप जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं मैं वही भगवान से दुआ करता हूँ कि सभी का कॉल लेटर आए, सभी ज्वाइन करें सीआईएसएफ जो मन से लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी मैंने कर ली और फिर मैं तैयार हो गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग डे के दिन फिर यहाँ से वही ट्रेन की टिकट वगैरह बुक करवाई। फिर हम लोग गए वहाँ पे। एक दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था कि जैसे कि भाई जब सुबह में ज्वाइन करना है तो उससे पहले ही पहुँच गया। और वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी आए हुए थे जो भी मेरे साथ में ट्रेनिंग करने वाले थे। बहुत सारे दोस्त बन गए थे पहले ही ट्रेनिंग जाने से पहले, क्योंकि हम सब लोग जब होटल में रुके थे तो कई मेरे होटल में भी थे और कई बाहर भी हम लोग जहाँ भी खाना खाने गए थे वहाँ पर वो लोग मिल गए थे। सुबह जो भी टाइम हमें दिया था उससे कम से कम हम लोग 2 घंटा पहले वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। और आपकी जब फर्स्ट जॉब होती है तो उसमें अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। आप टाइम से पहले पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद में हम लोग सबको लाइन में लगा दिया गया, सबको एंट्री दी गई, सबका ज्वाइनिंग लेटर देखा गेट पे और सबको एंट्री कर दी गई। उसके बाद में सबको एक लाइन से बिठाया, सबको अलग अलग बैचेस में बांटा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते कराते प्लस जो भी फॉर्मेलिटी से पूरी करते करते हमें पूरा दिन लग गया था वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग को अलग अलग प्लाटून्स में डिवाइड किया। उन लोगों ने जब तक रोल नंबर वाइज या उनको जो भी लगा भाई अलग अलग हाइट के हिसाब से भी थे हम लोग जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हर हाइट के बंदे हर प्लाटून के अंदर में थे। तो उन्होंने उसके हिसाब से या उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा, कुछ ना कुछ जो क्राइटेरिया रखते हैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग प्लाटून्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग को अलग अलग प्लाटून में डिवाइड कर दिया। प्लस जहाँ पे हमने हमारी रहने की व्यवस्था थी तो हम लोग स्टार्टिंग के अंदर में एक रूम में 2 जने रहे थे, क्योंकि बैच बहुत छोटा था हमारा, 210 के आसपास था, जो कि लास्ट में जाके 180 के आसपास ही बच पाया था। अगर बैच बड़ा होता है तो एक रूम में 3 जने भी रह सकते हैं। वहाँ पे 2 तरह की फैसिलिटीज़ हैं, रूम फैसिलिटीज़ भी है प्लस बैरक वगैरह भी हैं। तो बहुत ज़्यादा बैचेज अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर बैरक वगैरह भी यूज़ वहाँ पे किया जाता है। तो भैया निकल पड़े हम लोग। वही दिल में गुदगुदी हो रही थी कि भाई क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट डे से आपको मन में तो आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो वैसे ही मेरे मन में चल रहा था कि अब आगे क्या होगा। फिर हम लोग गए। जो भी वहाँ पे नॉर्मली क्या है कि स्टार्टिंग में बेडशीट वगैरह जो भी अपने नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मग्गा हो गया या जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अब मग्गा तो नहीं, बेडशीट वगैरह हो गया या जो अपने नॉर्मल क्लॉथिंग वगैरह होती है वो सब हम लोग चीज़ें लेके गए थे। बाद में वहाँ पे वो सब चीज़ें आपको जो भी फर्स्ट वीक होता है उसमें सब चीज़ें प्रोवाइड वहाँ पे करवा दी जाती हैं, या जो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है हम वहाँ पास में शॉप रहती है वहाँ से जाके हम लोग खरीद लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग गए बैरक में, जो रूम थे हमारे रूम्स वगैरह में हम लोग गए। रूम में अपना जो भी बिस्तर वगैरह वो किया, साफ़ सफाई वगैरह खुद ही वहाँ पे करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हमने की और फिर शाम को रोल कॉल पे हमें बुला लिया। और रोल कॉल में बुलाने के बाद में वही रोल कॉल एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई आपकी हाजिरी वगैरह उसमें लगती है। प्लाटून वाइज अपने को खड़ा होना पड़ता है। जो भी अपना प्लाटून कमांडर
फर्स्ट डे सबको उसमें से एक प्लाटून कमांडर बना दिया जाता है। नॉर्मली प्लाटून कमांडर उसी को बनाते हैं जो ऑलरेडी सीएसएफ में वर्किंग होता है, कि और नॉर्मली बैचेस में मिल ही जाता है, कोई ना कोई सीएसएफ कांस्टेबल से आया होता है या कभी उसने सीएसएफ में जॉब की होती है, तो उसको प्लाटून कमांडर बना देते हैं, या जिसने नहीं भी किया तो उसमें से किसी एक को बना देते हैं, बाद में चेंज भी कर लेते हैं, या तो कई बार चेंज भी हो जाते हैं, कई बार चेंज नहीं भी होते हैं। फर्स्ट डे आपका क्या है, एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप तो नहीं कह सकते हैं उसको, नॉर्मली आपकी हाइट वगैरह चेक की जाती है, चेस्ट वगैरह देखा जाता है, एक नॉर्मल रूटीन का चेकअप रहता है जो कि आपको नोट करने के लिए रखा जाता है कि भैया ट्रेनिंग से पहले आपका कितना चेस्ट था, कितनी हाइट थी, कितना वेट था, और ट्रेनिंग के बाद में कितना रहता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ नॉर्मल सी रहती हैं। आप जब इसे बैक में या साइड में आप फोटोज़ देख रहे होंगे, ये मेरे फर्स्ट डे की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, या मेरे जो साथ वाले हैं उनके फर्स्ट डे की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वहाँ पे कैसे कैसे है, तो इससे आपको एक थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा। तो फर्स्ट डे फिर रोल कॉल होने के बाद में आपकी बारी आती है बाल कटवाने की। तो इसमें कई लोग होते हैं जिनको बालों को बहुत शौक रहता है, बड़े बड़े बाल लगते हैं, तो उनको लगता है यार बाल कटा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग का पार्ट है, वो सबको करना पड़ता है। तो आपके एकदम छोटे छोटे बाल कर दिए जाएंगे और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए रेडी किया जाएगा। उसके बाद में रात को सोए, लेकिन रात को नींद का आनी थी, बस दिमाग में ही चल रहा था कि भाई अगले दिन क्या करवाया जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। हम लोग को जो फर्स्ट वीक था उसमें तो मतलब मज़ा ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ आपको जो भी प्रेमाइसिस है उसी में घुमा रहे थे। सब चीज़ें आपको बता रहे थे कि भाई आपकी यहाँ पे पीटी होगी, यहाँ पे WT ट्रेनिंग होगी, वेपन ट्रेनिंग्स होंगी, यहाँ पे आपकी परेड होगी, यहाँ की आपकी इंडोर क्लासेस लगेंगी। तो ये पूरा प्रीमाइसिस घुमाते हैं और लगभग पैदल घुमाते हैं, बीच में थोड़ा सा दौड़ाते हैं। नॉर्मली पैदल ही आपको ले जाके घुमाएंगे। और ट्रेनिंग मतलब वो लोग इस तरह से करवाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा, मतलब आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि आपका स्टेमिना का बढ़ गया। नॉर्मली तो वैसे स्टेमिना अपन बढ़ा के ही जाते हैं, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि अपने को 6.5 मिनट मिलती है, तो वो उस लेवल का स्टेमिना उसमें नहीं रहता है। कई बार जो बच्चे रहते हैं उनमें ऑलरेडी रहता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में वो जो स्टेमिना धीरे 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 करके आपको बढ़ाते हैं। तो वो जो आपको 6.5 वाला टाइम है, वो आपको हो सकता है 5 मिनट में ही आप जो 1600 मीटर है वहाँ पर जाके मार दें, तो वो आपको मतलब पता नहीं चलने देंगे। इसीलिए ट्रेनिंग का लेके जो हम लोग को टेंशन हुई थी कि भैया आगे क्या होगा, ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी, ज़रूर आती होंगी। तो ये एक जायज़ सी बात है, लेकिन उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। वो ट्रेनिंग ही इस तरह से करवाते हैं कि भाई आपको, भाई उनकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी टेस्ट है कुछ भी है तो वो आपको पास करवाना है। तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि भाई कोई फेल हो जाता है, लेकिन कोई एक्सट्रीम केस हो जिसको करना ही नहीं है, या कुछ कोई इंजरी होगी तो वो अलग बात है। इंजरी हो जाती है तो उसको दूसरे बैचेस में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप इस बैच में इंजरी की वजह से नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है तो उसके लिए फिर सीएसएफ जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़े टाइम के लिए, 1 साल के 2 साल के लिए, उसके बाद में वो ठीक हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट बैच में उसको शिफ्ट कर देते हैं। या और किसी कारणवश अगर आपने एक्सटेंशन वगैरह लिया है तो भी दूसरे बैच में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे चलो एक चीज़ में अगर ये बात आई गई है तो आपको बता देता हूँ कि जब आप एक्सटेंशन लेते हैं, बैच शिफ्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या कि भाई आप अपने बैच में तो जूनियर हो जाते हैं, सबसे जूनियर मोस्ट हो जाएंगे अपने बैच में, लेकिन आप सीनियर मोस्ट हो जाएंगे जिस बैच में आप कर रहे होंगे। जिस बैच में मान लो अगर नेक्स्ट बैच में आप करते हैं तो उस बैच में किसी की कुछ भी रैंकिंग हो, आप उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उन बैच वालों से आपकी हमेशा रैंकिंग ऊपर ही रहेगी। अभी जो मेरे बैचमेट्स हैं जो 2010 वाले, उसमें इंस्पेक्टर बनना अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी बसना मतलब बनेंगे, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है। आप देख लीजिए, अभी 2022 आ गया, लगभग 12 साल होने लग गए हैं। अगर प्रमोशन की बात आएगी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रमोशंस में आप नॉर्मली आपको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 10 से 12 साल लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि भैया बैच है कि नहीं। सीएसएफ में जो प्रमोशन है, सीएपीएफ में जितने भी फोर्सेस हैं उनसे देखा जाए तो कंपेरेटिवली लो ही है। मैक्सिमम आप असिस्टेंट कमांडर तक पहुंच पाते हैं, कई बार इंस्पेक्टर पे भी रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 साल के अंदर में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे सकते हैं और उस लाइन में घुस सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का जो बातें हैं वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेगी वो 51 वीक्स की रहेगी। इसके साथ में आपको प्री कमांडो करना पड़ता है जो कि आपका रहता है 4 वीक्स का, और बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में आपको एक पुलिस अटैचमेंट भी करना पड़ता है जो कि 7 डेज रूरल रहता है और 7 डेज आपको अर्बन करना पड़ता है। मैंने 7 डेज रूरल विशाखापट्टनम के पास में एक छोटा पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे मैंने 7 डेज का पुलिस अटैचमेंट किया था, और हैदराबाद में 7 डेज का जो पुलिस अटैचमेंट है, अर्बन जो अटैचमेंट रहता है वो मैंने वहाँ पे किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपको किसी एसएचओ के अंडर में दे देते हैं और वहाँ पे वो आपको कुछ डिफरेंट टास्क देते हैं। जैसे कि मैंने क्या क्या किया था कि एक फंक्शंस हुआ था, वहाँ पे कोई बड़े नेता वगैरह आने वाले थे, तो वहाँ पे वो फंक्शन अटेंड किया था। तो वहाँ पे कैसे कैसे ड्यूटी अरेंज करते हैं उस तरह का नॉलेज वहाँ पे आप जब जाते हैं आपको हो जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगानी है, किस किस को क्या क्या ब्रीफ करना है। प्लस आप जब रोड वगैरह पे जो ट्रैफिक वगैरह हो गया वहाँ पे भी अपनी ड्यूटी लगाते हैं कि भैया किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चेकिंग कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। नाइट शिफ्ट पे भी हमको लगा था, तो उसमें हमें वेपन्स के साथ रखा गया था और चेकिंग कराई गई थी कि भैया
स्मगलिंग वगैरह की अगर गाड़ी वगैरह आती है तो उसको किस तरह से डील करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई गई। तो आप जब जाएंगे ट्रेनिंग में तो आपको ये सब चीज़ें भी वहाँ पे सिखाई जाएंगी और आप बहुत ही अच्छा आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो दोस्तों, आपने जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसमें अपने को स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग्स में 4 बजे उठना पड़ता है जब आप स्टार्ट में जाएंगे, क्योंकि आपको 5 बजे तक SLR अब जो क्वार्टर गार्ड है वहाँ से लेके आना होता है और 6 बजे तक आपको उसमें फॉल इन करना होता है। अब आपको उठना कितने बजे है वो डिपेंड करेगा आपके बैच पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो आपको जल्दी जाना पड़ता है, और कई बार बैच छोटे होते हैं तो आपको 5 बजे उठने से भी काम चल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतनी आदत नहीं होती जल्दी तैयार होने की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको आदत हो जाएगी फटाफट तैयार होने के लिए, क्योंकि जब आप रूम शेयर कर रहे होते हैं या बाथरूम वगैरह जो सब रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं, तो जल्दी जल्दी तैयार होने की जो एक आदत लगती है वो धीरे धीरे करके आपको लग जाएगी और आप जल्दी टाइम हो जाएंगे। भाई हर जगह आपको यही रहेगा कि मैं टाइम कैसे सेव करूँ। इतने ज़्यादा आप थक जाते हैं ट्रेनिंग करते करते कि आपको ऐसा लगता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोऊं। वो स्टार्टिंग में, बाद में जब बॉडी ढल जाती है तो फिर आप जो पूछते हैं कि सर पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें, तो उसमें फिर आप 2-3 घंटे निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको एंड में बताया है कि भाई स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालें, आप वहाँ जरूर देखिएगा। 6 AM का टाइम रहता है आपका फॉल इन का, जहाँ पे रोल कॉल वगैरह होता है, सभी जितने भी प्लाटून्स होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ से अपनी PT वगैरह चालू होती है। स्टार्टिंग में आपको PT ड्रेस में जाना रहेगा, बाद में धीरे धीरे जब आगे जाके QRT आएगी तो आपको डांगरी में ही रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे ड्रेस की बात आ गई है तो मैं ड्रेस बता देता हूँ किस किस तरह की ड्रेसेस होती हैं। आप जब PT करेंगे तो आपकी व्हाइट टी-शर्ट और व्हाइट हाफ पैंट रहता है, नीचे व्हाइट शूज रहते हैं। जब आप WT वेपन ट्रेनिंग करने जाएंगे तो एक डांगरी ड्रेस रहती है जो कि खाकी कलर की होती है, वो 1 पीस रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन उसमें बेल्ट को इतना टाइट बंधवाते हैं कि भैया उसमें एक उंगली भी जानी नहीं चाहिए। आप जब ड्रिल कर रहे होंगे तो उस समय आपको ऊपर में व्हाइट टी-शर्ट रहती है, नीचे हाफ पैंट रहता है, लेकिन जूते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, वो लेदर शूज रहते हैं जिसमें कि नीचे कीले लगे रहते हैं, और जब आप परेड करेंगे उन कीलों की जो आवाज़ होती है वो सुनने लायक रहती है। तो दोस्तों ये हो गया आपको डिफरेंट ड्रेसेस जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान पहननी होती है। लेकिन जब आप यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस आ जाती हैं। जैसे एक तो पूरी खाकी वाली ड्रेस रहती है, एक रहती है कैमोफ्लेज, जो कि आपने देखा होगा कि लाइन वाइन रहती है, जो कि कैमोफ्लेज इन दी सेंस है कि भाई जंगल में जाके अगर आप छिपते हैं तो वो उससे कैमोफ्लेज हो जाता है, उस तरह की वो ड्रेसेस वगैरह रहती हैं। सर्दियों में आपका जो खाकी ड्रेस है उस एक शर्ट सिर्फ चेंज हो जाता है, जो कि अंगोला जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाता है। बाकी आपको PT ड्रेस भी वहाँ पहननी रहती है। कुछ अगर ओकेजन्स रहे तो वहाँ पे CSF की जो स्पेशल ड्रेस रहती है वो आपको वहाँ पे पहननी रहती है, जिसमें कि आपकी जो कैप है वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, PT स्टार्ट हुई सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर में, तो वो स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करवाते हैं। डिफरेंट टाइप की वहाँ पे रनिंग रहती है, 100 मीटर्स भी रहेगी, 200 मीटर्स भी रहेगी, लॉन्ग रनिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 25 to 30 किलोमीटर्स भी आपको कभी कभी लेके जाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके आपको उसमें इस तरह से स्टेमिना बढ़ाते हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट भी रहते हैं इसके अंदर में, जो कि होते रहते हैं। उस्ताद अपने प्लाटून्स को हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करवाते रहते हैं, चाहे वो PT के अंदर हो, चाहे वो WT की क्लासेस चल रही हो आपकी, या इंडोर क्लासेस चल रही हो। इंडोर क्लासेस में तो खैर ऑल ओवर रहता है, लेकिन बाकी जो क्लासेस होगी उसके अंदर में आपको उस्ताद कंपटीशंस कराते रहेंगे, और वो जो कंपटीशन के अंदर माहौल बनेगा वो बहुत ही तगड़ा माहौल बनता है। उस माहौल के अंदर में आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं भैया अपने को अपने प्लाटून को फर्स्ट लेके आना है। मतलब यहाँ पे कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं होता है, कुछ भी अगर एक ने गलती की तो पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलती है और पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना होता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी वो आपको वहाँ सिखाते हैं कि भैया अपने को अगर आगे भी ड्यूटी करनी है तो सबको एक साथ में लेके चलना है। एक जो ग्रुप वाली फीलिंग आती है वो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। उनका पूरा शेड्यूल देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ फिजिकली आपको तैयार नहीं किया जा रहा है, आपको यहाँ पे मेंटली भी तैयार किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अपन कभी सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसी चीज़ें हो सकती है क्या। जैसे कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम लोग WT ट्रेनिंग करने गए थे, वेपन ट्रेनिंग करने गए थे, तो उस्ताद ने पहले दिन जाके बोला था कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो ये पिस्टल है इसको 3 सेकंड में खोल देना है। तो हम लोग सोचे कि यार 3 सेकंड में खोल देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें लग रही थी, क्योंकि उसके एक एक पार्ट खोलना रहता था और उसको सजाना रहता था। लेकिन उस्ताद ने इतनी प्रैक्टिस करवाई कि एंडिंग में हम लोग उसको 3 सेकंड के अंदर खोल देते थे और उसको सजा देते, उसके पूरे एक तरह से सजा देते थे। तो ये होती है प्रैक्टिस। तो आपको कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेकिन आप उसको मेंटली प्रिपेयर आपको करवाया जाता है। जैसे आपका स्टेमिना बढ़ाया जाता है, आप सोच नहीं सकते कि भैया आपकी जो SLR लेके, पिट्ठू लेके आप इतनी दूर तक दूर सकते हैं। जंगल कैंप आपको करवाया जाता है, कम खाना, कम पानी के अंदर में, कम नींद लेके आपको उसमें सस्टेन करवाया जाता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको देने के बाद में आप एक जो कॉन्फिडेंस फील करेंगे ट्रेनिंग में आने के बाद में कि भैया ये सब चीज़ें मैंने कर ली, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। खासकर फायरिंग का, जब आप फर्स्ट डे फायरिंग में जाएंगे, फायरिंग करेंगे, डिफरेंट वेपन्स के साथ में फायरिंग करेंगे, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बिलीव मी, वो पूरी उम्र भर आपके साथ में रह जाता है। वो जो कॉन्फिडेंस वहाँ से आप लेके जाते हैं वो पूरी उम्र भर आपके साथ में रहता है और आपको एक अलग फीलिंग
करवाता है। तो मेरे को बताइएगा जब आप ट्रेनिंग में कोई भी यहाँ से आप जाएँ, आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो भैया आपको कैसा फील हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी बातें, अलग अलग डिफरेंट आपके क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पीटी होगा, उसके बाद में पीटी होने के बाद में आपको जाना पड़ेगा WT वेपन ट्रेनिंग के लिए। सबसे मजे की बात यह है कि जब आप पीटी कर रहे होंगे तो पीटी का जो ग्राउंड है प्लस जो वेपन ट्रेनिंग का ग्राउंड है 1 से 1.5 किलोमीटर का उसमें फ़र्क है। वहाँ से आपको सूट मारते हुए जाना है, मतलब पीटी आप कर चुके हो, एक्सरसाइज कर चुके हो, स्ट्रेचिंग कर चुके हो, उसके बाद में आपको सूट मार के जाना है, क्योंकि वो आपको इतना ही टाइम देंगे। मतलब वहाँ की टाइमिंग में आपको टाइम से पहुँचना है, यहाँ पे आपको इतना ही टाइम देंगे कि अगर आप पैदल गए तो हो गया काम। तो प्लाटून्स को भाग के जाना होता था। नॉर्मली उनकी ये स्ट्रेटजी रहती थी कि भैया आपको कैसे भी करके पनिश करना है और पनिशमेंट के बहाने आपको उसमें मजबूत करना है। तो हम लोगों ने इस दौरान काफ़ी भागा, हम लोग जल्दी तैयार हुए, उसमें कंपटीशन भी किया और इतनी ज़्यादा पनिशमेंट्स हम लोग को मिली भी, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको एंजॉय करने लग गए थे। देखो रनिंग वगैरह भी कंपटीशन हो रहे, तो इसमें भी आपका इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं है, प्लाटून्स, मतलब आप अकेले दौड़ रहे हो, उसके पीछे या फिर आपका दूसरा जो आपका प्लाटून का आपका जो साथी रहेगा वो दौड़ेगा, फिर तीसरा दौड़ेगा, ऐसे ही सर्किल में दूसरे भी लोग दौड़ते रहेंगे। फुटिंग तगड़ी होती रहेगी, सब अपने प्लाटून्स को मतलब शाबाशी देते रहेंगे, भैया भागो भागो और ये हो गया ये हो गया। वो इतना मज़ा आता है कि पूछो मत आप, मतलब बहुत ही जोशीला माहौल होता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी आई होप वहाँ जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। और बाकी कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, तो अच्छा माहौल रहता है, आपको भी खूब मज़ा आता है। तो ट्रेनिंग का मज़ा लीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि भैया कौन कौन इस चीज़ के लिए रेडी है और वहाँ पे जाना चाहता है। वेपन ट्रेनिंग के बाद में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता है। फूड की बात करें तो फूड की क्वालिटी अच्छी रहती है। हाँ, घर जैसा खाना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के वहाँ पे वो अच्छी रहती है। और आपका जो भी इसमें मैसिंग आता है वो आपकी सैलरी में से कट जाता है। बात सैलरी की आ गई तो सैलरी आपको 3 मंथ्स की लगभग एक साथ मिलती है। और आपके जो पैन कार्ड है, प्रान कार्ड है, वो वहीं पे वो बनवा देते हैं, अकाउंट्स वगैरह जो है खुलवा देते हैं। अब जब सैलरी की बात चल रही है तो आपको ये लग रहा होगा सर ट्रेनिंग में कितनी सैलरी रहती है, यूनिट में जाके कितनी सैलरी रहती है। तो इसमें मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल पे देख सकते हैं कि भैया आपकी यूनिट में और ट्रेनिंग में कितनी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों जैसे ही आपने नाश्ता वगैरह किया उसके बाद में आपकी इंडोर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इंडोर क्लासेस में आपको DPC एक्ट और जो भी CISF के रूल्स वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस रहता है, आप किसी के अंदर में पढ़ के किसी के अंदर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक स्पेशल जो है, जो कि डिफरेंट जो भी और CAPF है जिसमें कि ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती आई डोंट नो, मेरे ख्याल से CISF के अंदर में ही ऐसी ट्रेनिंग रहती है कि आपको इंग्लिश अलग से सिखाई जाती है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है। हमारे कोर्स वालों को सिखाया गया था, अलग से बाहर से जो ट्रेनर्स रहते हैं उनको लाए गए थे और हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया गया था। पहले इंटरव्यू लिया गया था, इंटरव्यू लेने के बाद में उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया था कि भाई किसको कितनी इंग्लिश आती है स्पीकिंग, उसके हिसाब से फिर उनको उनके लेवल के हिसाब से इंग्लिश सिखाई गई थी। क्योंकि CISF को एयरपोर्ट ड्यूटी भी करनी पड़ती है जहाँ पे कि फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, तो उनको उनसे डील करने के लिए एटलीस्ट आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इंग्लिश बोलना नहीं है तो निकाल देंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निकालेंगे नहीं, सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे आपको हर चीज़ आ जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस वाला काम ही रहता है। तो जब आपकी इंडोर क्लासेस वगैरह होगी तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इंडोर क्लासेस में जब आप पूछते हैं सर फर्दर स्टडीज़ कैसे करें, तो यही मौका रहता है फर्दर स्टडीज़ करने का। इंडोर क्लासेस में उतना हार्ड कुछ नहीं होता है, आप फटाफट उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इंडोर क्लासेस में बच्चे सो रहे होते हैं, तो आपको अपना सोना और पढ़ना मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया ठीक है मैं यहाँ आ गया लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा कुछ अचीव करना है, आगे मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है या फिर मेरे को और किसी जॉब के लिए जाना है, ये स्टार्टिंग जॉब हो गई मेरे को, यहाँ पे सब कुछ मैंने देख लिया, अब आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए सही है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी जो इससे बेटर है उसमें मैं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए सही है, वो डिसाइड करके आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे टाइम निकालो। तो यहाँ जो इंडोर क्लासेस है यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं। आपके इंडोर क्लासेस होने के बाद में आप लंच के लिए जाएंगे, लंच करने के बाद में तुरंत बाद में आपका वैसे ड्रिल का टाइम रहता है, आपको ड्रिल करवाई जाती है। और डिफरेंट प्लाटून्स में एक बार क्या होता है कि आप सभी प्लाटून्स ड्रिल कर रहे होते हैं, या कभी कभी WT और ड्रिल अल्टरनेट चलते हैं, किसी का सुबह ड्रिल रहता है, किसी को शाम का रहेगा वेपन ट्रेनिंग, कभी कभी सभी का साथ में एक साथ ही चलता है। ये जब आपका हो गया तो शाम को जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको गेम्स, डिफरेंट गेम्स खिलाए जाते हैं। वॉलीबॉल हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया, इवन कई बार रनिंग के कंपटीशंस भी हो जाते हैं, फुटबॉल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें खिलाई जाती है। मैंने सबसे ज़्यादा जो गेम खेला है वो फुटबॉल है। जिम वगैरह की वहाँ पे व्यवस्था रहती है, लेकिन नॉर्मली बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन खुद जो जिसमें ज़्यादा ही जोश रहता है वो रनिंग के बाद में भी जिम जाते हैं, जिम वगैरह करते हैं। आपको बेसिक ट्रेनिंग में स्विमिंग भी सिखाई जाएगी लगभग। जो कई बार जो मैं बिल्कुल स्विमर नहीं था, लेकिन मैं बेसिक वहाँ पर सीख गया था। लेकिन जब मुझे आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, जब मैंने NDRF ट्रेनिंग की थी तो उसमें मैंने स्विमिंग एडवांस में सीख ली थी। और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू कराना पड़ता है तो आपको एडवांस में स्विमिंग सीखनी पड़ती है और आपको वो बहुत अच्छी तरह से सिखा देते हैं। स्विमिंग के साथ साथ में वहाँ पे रोप रेस्क्यू वगैरह भी आपको वहाँ पे सिखाते हैं। ये NDRF में, बेसिक में रोप रेस्क्यू नहीं होता है, लेकिन जब NDRF का आप कोर्स करते हैं उसके अंदर में आपको रोप रेस्क्यू वगैरह भी सिखाते हैं।
तो दोस्तों शाम के टाइम पे होने के बाद में आप वापस आ जाते हैं, एक शाम का रोल कॉल होता है और फिर आप नाइट में सोने के लिए चले जाते हैं। नाइट में आपको सफिशिएंट टाइम इवन मिल जाता है, वहाँ पे भी 1-2 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और उसके बाद में लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाइट सरप्राइज रोल कॉल भी होता है, क्योंकि बच्चे कई बार बाहर निकल जाते हैं नाइट में, ऐसा रहता है। तो सरप्राइज नाइट कॉल करके वो ना निकलें, इस चक्कर में वो सरप्राइज नाइट कॉल करते हैं, सभी की अटेंडेंस लेते हैं और बाद में भेज देते हैं। इस तरह के नाइट फॉलिंग वगैरह भी वहाँ पे होती है। नॉर्मली हम लोग संडे को आउटपास जाते थे हैदराबाद में, और वहाँ से कुछ भी चीज़ें हम लोग को खरीदनी हो या घूमना फिरना हो तो वहीं पे करते थे, लेकिन वापस रिटर्न शाम को आ जाते थे। और ये जो आउटपास है, आप जब यूनिट में जाएंगे तो एक आउटपास वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। छुट्टियों की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग के दौरान में नॉर्मली छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं आपको, लेकिन अगर आपको कोई एग्जाम वगैरह है, आपने पहले से इंटीमेट कर रखा है, तो आप उसके लिए लीव अप्लाई कर सकते हैं, आपको लीव मिल जाएगी वहाँ पे। जैसे लीव की बात आ गई तो मैं बता देता हूँ आपको कि अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लीव मिलना कितना मुश्किल होता है। हाँ, ये सब में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लीव वैसे कम ही है, क्योंकि आपको 30 EL मिल रही है, 15 CL मिल रही है और 20 HPL साल के अंदर में मिल रही है। कंपेरेटिवली और फोर्सेज में 60 EL है, तो यहाँ पे 30 EL ही है। वीकली ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो उसकी जगह पे आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और साल में लगभग नॉर्मली जितने भी सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो 13 महीने की सैलरी उठाते ही हैं। लेकिन अगर 1 महीने से ऊपर अगर आपको कोई आउटपास बन रहा है या मतलब जो भी सैलरी एक्स्ट्रा बन रही है तो आपको नहीं मिलती है। और इसके में क्या है कि जब फेस्टिवल्स वगैरह अगर रहते हैं तो फेस्टिवल के टाइम पे तो छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नॉर्मल डेज में आपको अगर स्ट्रेंथ वगैरह ठीक है तो छुट्टी वगैरह मिल जाती है। तो जो शाम का शेड्यूल है, देखो ये मैंने एक आपको नॉर्मल शेड्यूल बताया, लेकिन क्या होता है जब आपका धीरे धीरे ट्रेनिंग्स वगैरह बढ़ेंगी, QRT वगैरह आ जाएगा, तो आपको लगभग डांगरी के अंदर रहना होता है। इसमें कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग का शेड्यूल बताया, PT ड्रेस अलग रहती है, आपकी डांगरी अलग रहती है। और जो दोपहर का जो है, जब ये जो मैंने आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बताई, उससे पहले स्टार्टिंग में तो आपका क्या है कि आपको परेड वगैरह की उतनी प्रैक्टिस नहीं कर जाएगी, लेकिन तब थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा, जो आपका स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं इससे जस्ट पहले आपको फिर परेड वगैरह की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्योंकि जो भी आपकी लास्ट में जो पासिंग आउट परेड वगैरह रहती है उसके लिए बहुत ही तकड़ी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, वो स्टार्टिंग से आपको करवाते हैं। और नॉर्मली भाई पासिंग आउट परेड के लिए क्या, जब आप नॉर्मली यूनिट्स वगैरह में भी काम करते हैं तो अपने सीनियर से मिलने जाना है तो आपको ये परेड वगैरह आनी जरूरी है, कदम ताल करके सलूट मारना, ये सब चीज़ें। और हो सकता है जब आप यूनिट में जाते हैं आपको भाई RD परेड वगैरह के लिए भेज दिया, या और कोई नॉर्मली आप अपने प्लाटून को जब चलाना होता है, करना होता है, तो उसमें बहुत सारे कमांड्स रहते हैं, वो सीखने आपको बहुत ज़रूरी हैं। तो जो ट्रेनिंग में आपको सिखाए जाते हैं वो आपको यूनिट में जाके ये सब चीज़ें काम में आती हैं। तो वहाँ पे आप जब अच्छे से सीख लेते हैं और अपने प्लाटून को अच्छे से यूनिट में जाके चलाते हैं या जो भी कमांड देते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आप ट्रेनिंग में गेन करके वहाँ पे जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो जाता है। स्टार्टिंग में हिचकिचाहट भी होती है, लेकिन वो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जब लास्ट में बताऊँगा जब मैं यूनिट में गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, यह सब चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने की, हम लोग ये सब चीज़ें करते थे, खेलना वगैरह भी होता था, परेड वगैरह भी करते थे, मतलब एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाती थी। स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस चालू होंगे, फिर धीरे 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 करके आपका टाइम टेबल बन जाएगा और ये सब चीज़ें आपके जितने भी करिकुलम का जो शेड्यूल है आपका, वो सारा का सारा आपका आ जाएगा और आपको करना पड़ेगा। आपके इंडोर क्लासेस हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। अब बीच में क्या होता है कि आपको एक चीज़ कराई जाती है, जंगल कैंप। तो हम लोग भी जंगल कैंप के लिए जब बताए तो बहुत एक्साइटेड थे कि यार जंगल कैंप, एक्साइटेड भी थे और डर भी लग रहा था कि भैया आपको 7 दिन वहाँ पे रहना है, खाना कम मिलेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत माइंड में आ रही थी कि पानी भी एकदम लिमिटेड होगा, तो ये सब कैसे जुगाड़ करेंगे। तो इसमें एक स्टोरी है जो आपको मैं चल के आगे बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे सुनते रहिए मेरे साथ में क्या हुआ। तो भाई हम लोग रेडी हो गए। सबसे पहला तो क्या होता है कि जो पिट्ठी में वेट वो रखवाते हैं, कभी 5 किलो बोलते हैं, कभी वो लोग 10 किलो बोलते हैं, तो वो वेट बराबर उसमें देखते हैं कि नहीं है। तो उसमें भी स्टूडेंट्स बदमाशी करते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन जब वो बराबर वेट देखते हैं तो उसमें इंटा डाल के उसको बराबर कर देते हैं। फिर हम लोग लाइन वाइज जाते हैं, प्लाटून वाइज जाते हैं, जंगल पे पहुंचते हैं और अपना अपना प्लाटून वहाँ पे खड़ा रहता है। जो भी हम लोग का वहाँ पे उस्ताद वगैरह होते हैं, हमको इंस्ट्रक्शंस पूरे दे देते हैं कि भाई पानी का कुछ यहाँ उधर उधर जुगाड़ नहीं करना, ये नहीं करना है, जो मिलेगा उसी में सब कुछ काम चलाना है। जंगल कैंप में जाते ही सबसे पहले क्या कराते हैं, वो रेकी करवाते हैं, पूरा एरिया दिखवाते हैं, क्योंकि हम लोग को नाइट में फिर क्या है शूट आउट करने होते हैं, अपने प्लाटून्स को लेके फिर जाना होता है, करना होता है। तो अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। सब कुछ हो गया, ये हो गया। जब रेकी के टाइम पे मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे पानी का जुगाड़ है, यहाँ से अपन ये तो पानी नहीं देंगे, लेकिन अपन यहाँ से घूम के ले आएंगे करके। अब भाई मुझे क्या पता था कि जो बंदे दिख रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं है, जो नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे वो लोग भी हैं। तो CISF के उस्ताद कई लोग जो ड्यूटी पे रहते हैं वो छिपे भी रहते हैं, इधर उधर हथियार के साथ रहते हैं सभी। तो अब क्या हुआ कि मैं गया उधर, मैंने देखा कि चलो ठीक है जुगाड़ है। मैंने अपने प्लाटून वालों को बोला गया तुम टेंशन मत लो, अपन है ना, अपन करते हैं जुगाड़। मैंने वहाँ से जो भी उनके पास में जो हम लोग को बोटल्स मिलती हैं, जो सरकारी बोतल रहती है, वो सबसे ली और छुपके से नजर बजा के निकल गया।
जैसे ही मैं मुश्किल से 200 या 300 मीटर वहाँ से जंगल से निकलूँगा, इतने में उस्ताद साइड से जंगल से निकल के बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं क्या बोलूँ अब कि कहाँ जा रहे हो करके। उसने मेरे हाथ में बोतलें देखी और अच्छा पानी भरने जा रहे हो, आ जाओ फ्रंट रोल। तो वहीं से फ्रंट रोल चालू, और फिर जितने भी प्लाटून थे सबके सामने मेरे को खड़ा किया, बोला देखो ये ऐसे जा रहा था, और उनके सामने फिर बोल के पनिशमेंट। तो भैया फ्रंट रोल पे फ्रंट रोल, पता नहीं कितने फ्रंट रोल किए, कितनी क्रॉलिंग की, बहुत तकड़ी पनिशमेंट मिली मेरे को। लेकिन उस समय मेरे को लग रहा था यार क्या हो रहा है, मैं तो फंस गया ये। लेकिन वही चीज़ बाद में वहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा था, और अब सोचता हूँ तो बहुत मेरे को मतलब उसमें लगता है कि यार ठीक है, वो एक पनिशमेंट पार्ट था जो कि हमें मजबूत बनाने के लिए की जाती है। वहाँ पे हमें स्नेक्स को पकड़ना, ठीक है, अगर आप जंगल में चले जाते हैं तो आपको कैसे सर्वाइव करना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताया जाता है। नाइट में सरप्राइज जो है वहाँ पे अटैक्स वगैरह की, डेमो वगैरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ब्रीफिंग वगैरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है। रात में कैसे अटैक करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये सब चीज़ें जंगल कैंप के अंदर बताई जाती है। बहुत डिफरेंट तरह के वहाँ पे वेपन्स भी रहते हैं, प्लस कुछ इक्विपमेंट्स भी रहते हैं कि जिससे कि अपन नाइट में देख सकें। नाइट विजन कैमरास वगैरह भी वहाँ पे आपको बताए जाते हैं। पहली बार जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार नाइट में भी दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे आपका। तो दोस्तों जंगल कैंप भी हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में, जो कि होता है आपका क्यूआरटी का, जिसमें आपको मैक्सिमम टैक्टिक्स सिखाई जाती है वॉरफेयर के लिए। मतलब अटैक वगैरह कैसे करना है, आप अपने आप को कैसे बचाना है, और रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, पूरे दिन ये चलता है। और आपकी लगभग ये मान के चलिए 1 महीने की क्यूआरटी की ट्रेनिंग रहती है, जिसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है। डांगरी ड्रेस पहन के आपको उसमें रहना होता है। क्यूआरटी वगैरह हो गया, उसके बाद में जो लास्ट चीज़ होती है वो आपकी होती है पीओपी, जिसकी भी अच्छे से आपकी परेड की तैयारी करवाई जाती है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आता है, क्योंकि ग्रुप के साथ में बहुत सारे कंपटीशन इसमें होते रहते हैं। पीओपी के जस्ट पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, आपको मतलब जो भी यूनिट कौन सी मिली है वो आपको पीओपी से पहले ही पता चल जाता है। आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको निकलना रहता है प्री कमांडो, जो कि एमपी बड़वा में होती है। तो मैं निकल पड़ा एमपी बड़वा के लिए प्री कमांडो करने के लिए। वहाँ पे लगभग 4 वीक्स की ट्रेनिंग रही। ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, जैसे बेसिक में रहता है वैसे ही यहाँ रहता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहता है कि भाई जो आपने 1 साल में किया वही वहाँ पे आपको 1 महीने में करवा दिया जाता है। आपको वहाँ पे टाइकोंडो वगैरह थोड़ा एडवांस लेवल का सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग में जो रहता है आपकी फायरिंग वगैरह, उसमें मूविंग टारगेट्स होंगे, आपको ग्लोक पिस्टल्स वगैरह मिलेगी, मूविंग टारगेट से टारगेट करने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत मज़ा आता है। रनिंग वगैरह आपकी वहाँ पे बहुत रहती है। 5 किलोमीटर्स की नॉर्मली टेस्ट वहाँ पे होते ही रहते हैं। और उसके अंदर में आपको जो फूड फैसिलिटीज़ है वो लगभग जैसे बेसिक वगैरह में जैसे आपको मिलती है वैसे सेम की सेम वहाँ पे रहती है। जैसे ही आपका प्री कमांडो पूरा होता है आप निकल पड़ते हैं अपने यूनिट की ओर। तो मैं निकल गया अपनी यूनिट की ओर। मेरा सबसे पहला जो यूनिट था वो था जागीर रोड, जो कि एक पेपर मिल था। ये गुवाहाटी से जस्ट आसपास में ही, गुवाहाटी से थोड़ा आगे चल के है। वहाँ पे जाके मैंने ज्वाइनिंग की। वहाँ पे नॉर्मली मैं जैसे गेट पे मेरे को ड्यूटी करने को मिला, पेट्रोलिंग वगैरह करनी पड़ती थी। टेम्परेरी ड्यूटी में गया वहाँ से। टेम्परेरी ड्यूटी इन द सेंस कुछ हथियार वगैरह लेके जाने पड़ते हैं, तो अगर उसकी रिपेयरिंग वगैरह हो या कुछ अपन ने जो भी फायरिंग वगैरह में जो भी कारतूस बच गए उनको काउंटिंग करानी होती है, इस तरह की टेम्परेरी ड्यूटी मेरे को वहाँ पे करनी पड़ी थी। तो वहाँ पे जब आप यूनिट में जाएंगे तो मेन जो दिक्कत आती है वो आती है स्टार्टिंग में ब्रीफिंग, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स काम कर रहे होंगे, तो उनको ब्रीफ करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भैया आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आप कर सकते हैं। तो मतलब लगभग उनको पता रहती है, लेकिन फिर भी अपने को उनको बता के एक बार ध्यान भी लाना होता है कि भैया आप ये सब गलतियां ना करें। स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन आपको होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए। जागीर रोड के अंदर में सबसे जो टेंशन वाला काम था वो था स्क्रैप मटेरियल का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चिंगड़े थे। चिंगड़े इन द सेंस बहुत सारे चोर थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया चिंगड़े को क्या कहते हैं। चिंगड़े मीन्स चोर। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा चिंगड़े रहते थे कि भाई हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही अगर आपकी आँख चुकी कि वहाँ से चोरी हो जाती थी तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसीलिए बहुत ही सतर्क ड्यूटी वहाँ पे करनी पड़ती थी। और यही चीज़ें आपको ब्रीफिंग में स्टार्टिंग में अपने कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो भी आपके अंडर में काम करें उनको बताना पड़ता है। जो भी आप पेट्रोलिंग में जाके रिपोर्ट आपको मिलती है उसको आपको गेट पे आके रजिस्टर में एंटर करना पड़ता है, प्लस अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है। जब आप ABC शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं तो भाई आपको कोई भी शिफ्ट हो उसमें एक बार आपको भी, एक बार नहीं कम से कम 2 बार आपको चेकिंग करनी रहती है। आपको गेट छोड़ के भी चेकिंग करने जाता है कि जहाँ पे भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के अंडर में काम कर रहे हो ठीक से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको रिपोर्ट वहाँ पे आके करनी होती है। आपको इंस्पेक्टर वगैरह को बताना रहता है, जो भी असिस्टेंट कमांड रहता है उसको भी आपको रिपोर्ट करना होता है कि सब कुछ ओके है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको उसको नोटिंग में डालना रहता है। जनरल शिफ्ट अगर आपको मिल जाती है नॉर्मली, जैसे मान लो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो उसमें फिर आपको वहाँ की सैलरी वगैरह का आना जो भी निकलती हैं होती हैं, प्लस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो आपको संभालना पड़ेगा। नॉर्मली जो भी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जाते हैं उनको वो काम स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है। हेड कांस्टेबल वगैरह उसको संभाल लेते हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ये काम रहता है आप बोलेंगे, लेकिन
मिनिस्ट्रियल हर स्टाफ हर जगह नहीं होता है, वो सिर्फ हेडक्वार्टर में रहता है। तो जो भी छोटे यूनिट्स हैं वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव वाले हैं वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको संभालते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री लेवल पे अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन दी है CISF की, तो वो आप आई बटन में मैं डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यूनिट में जाने के बाद में मेरे को फील हुआ कि यार यहाँ पे जो काम है ठीक है, अच्छा है, अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, प्लस अलग अलग तरह के जो काम अपने को सीखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो रोल कॉल वगैरह का जो रहता है वो आपको हमेशा रहेगा। सुबह भी आपको मॉर्निंग में रोल कॉल में आना ही है, अगर नाइट शिफ्ट है तो नहीं आना है, बाकी तो आना ही पड़ता है। शाम को रोल कॉल में भी आपको वहाँ पे मिलना रहता है, आपकी ड्यूटी रही तो ही नहीं मिलना रहता है, नहीं तो आपको रोल कॉल में जाना ही रहता है। और शिफ्ट के हिसाब से आप अपना गेम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को जो वहाँ पे सबसे ख़राब शिफ्ट लगती थी वो नाइट शिफ्ट लगती थी, 3 दिन लगातार रहती थी। वही मेरे को वहाँ पे एक चीज़ ख़राब लगी कि भाई उससे क्या आपका पूरा जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो आपको खैर करवाई जाती है ट्रेनिंग के टाइम पर भी। तो जागी रोड मेरा पहला यूनिट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिसबैंड हो गया 6 महीने के अंदर ही। वहाँ से कई बार क्या होता है कि जो यूनिट्स होती हैं वो घाटे में चलने लग जाती हैं, जो पेपर मिलता तो उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो उसने बोला कि भैया हमें CISF नहीं चाहिए, तो वो वहाँ से डिसबैंड हो गया। लेकिन CISF की एक पॉलिसी भी है कि जहाँ से भी एक बार डिसबैंड हो गया, उसने अगर वापस डिमांड की तो उसको CISF की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मैं वहाँ से चले गया ONGC नजीरा, जहाँ जाते ही फिर मेरे को मिला आउटपोस्ट। वहाँ नजीरा हो गया हेडक्वार्टर, उसके बाद में अलग अलग उसकी यूनिट्स रहती हैं, उसके अंदर में आउटपोस्ट रहती हैं। तो वहाँ पे आउटपोस्ट रहा। आउटपोस्ट का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे को यहाँ से कोई हिलाए नहीं, मेरे को अपनी यहाँ फैमिली लाने दे, तो फिर मैं यही जॉब कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। इतनी अच्छी आउटपोस्ट की जॉब मेरे को लग रही थी। वहाँ पे 15 से 20 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल आपके अंडर में रहते हैं। मेस कुक रहता है वहाँ पे, जो भी कुछ बनवाना होता है, जो भी मेसिंग जो डिसाइड करना, सब कुछ आपको करना होता है, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि भैया चलो मैं ही एक यूनिट चला रहा हूँ करके, आपको वहाँ पे GOs वाली फीलिंग आने लगती है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आउटपोस्ट पे जो स्टडी होती है वो उतनी बेहतरीन स्टडी कहीं पर भी नहीं हो सकती। तो मैंने जो भी स्टडी की वो वहीं पर रखेगी। अब यहाँ पे बच्चे पूछते भी हैं कि भाई सर ट्रेनिंग के दौरान में कैसे स्टडी करें। तो ट्रेनिंग पे जब आप कर रहे होते हैं तो भैया स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको टाइम निकालना, कि आपकी जो बॉडी है वो उसको धीरे धीरे ढल रही होती है। लेकिन बाद में आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे नाइट में आपको टाइम रहता है, मॉर्निंग में तो नहीं होगा, ये मान के चलिए आप नाइट में ही कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो भी 1-1, 2-2 घंटा निकल के। या जो आपका स्टडी टाइम रहता है कि भाई थोड़े अगर आप तेज़ हैं तो जब आपकी पढ़ाई करा रहे होते हैं तो उस समय मैं कुछ टाइम निकाल लेता था। भाई मैं वहाँ से सुन भी लेता था, जो ब्रेक मिलता था उसमें पढ़ भी लेता था। या फिर मैं ये सोचता था कि भाई चलो इसको तो अपन बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन पीछे बैठ के जो क्लासेस चल रही होती है तो उस समय मैं अपना ऐसे जो CGL वगैरह उसकी तैयारी कर लेता था। तो मतलब ये सब चीज़ें रहती थी वहाँ पे। स्टडी आपका टाइम आपको मिल जाता है, आप निकाल सकते हैं। निकालने वाला चीज़ जो जिसको भी आगे पढ़ के कहीं और निकलना है तो वो टाइम निकाल ही लेता है। आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी से और ढूंढनी है कि भैया ठीक है मेरे को ये मिल गया, इससे आगे भी मेरे को जाना है, तो आप कर सकते हैं। CISF में भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने के भी बहुत अच्छे चांस रहते हैं, क्योंकि आप अगर 4 साल वहाँ पूरे कर लेते हैं तो डायरेक्ट अगर आप उसमें तैयारी करके जाते हैं, सीट्स बहुत कम रहती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी चांसेस हैं आपके वहाँ पे। आप जब जाते हैं तो 4 साल बाद में आप तैयारी करके तो ये 5वें 6ठे साल में सीधा गस्टेड ऑफिसर आप वहाँ पे बन सकते हैं। ये चांसेस आपके वहाँ पे रहते हैं। जब मैं वहाँ पे यूनिट में गया और पोस्ट में ड्यूटी हुई तो फिर मेरे को वहाँ से भेजा गया RD परेड के लिए। कई बार मेरे को वहाँ से भेजा गया टेम्परेरी ड्यूटी के लिए, जो भी हथियार वगैरह है वहाँ से लेके जाओ, कभी कुछ ख़राब हो गया तो वहाँ से सही करा के लाओ। तो इस तरह की ड्यूटीज़ भी मैंने वहाँ पे की। मतलब CISF में रह के आपको एक तरह की ड्यूटी कभी नहीं होगी, आपको डिफरेंट ड्यूटीज़ करनी ही पड़ेंगी। तो जॉब प्रोफाइल पे मैंने CISF पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि भैया आपको किस किस तरह की ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में डालूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं और जानिए कि भैया किस किस तरह के काम रहते हैं। तो फिर ये 2-3 तरह की मैंने वहाँ पे ड्यूटी की। RD परेड में मैं कलकत्ता में गया, वो इसके भी एक वीडियो मैंने डाला, आप शायद आप चैनल पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो हो सकता है उससे आपको मोटिवेशन मिले। उसके कुछ वीडियोस हैं, लकीली मेरे को मिल गए, तो वो मैंने यहाँ पे चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मुझे 2012 में मौका मिला RD परेड करने का। कलकत्ता में मैंने RD परेड की। 2 जगह RD परेड होती है, कलकत्ता और दिल्ली में। दिल्ली में कम से कम 3 से 3.5 महीने पहले बुला लेते हैं और कलकत्ता में लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास में इसकी ट्रेनिंग रहती है। आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है और बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है। खैर जोश भी वैसा ही रहता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशंस होते हैं, BSF हो गया, CRPF होगा, अलग अलग जितने भी फोर्सेस सबके कार्टून्स आते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे भी कंपटीशन चलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइजेस वगैरह भी मिलते हैं। तो वो एक बहुत ही मतलब ये हो जाता है कि भाई अपने फोर्स के लिए अपने को लेके जाना है। सारे इंडियंस ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में सबके कंपटीशन हो रहा होता है कि भैया अपने को सबसे अच्छा करना है। झांकियाँ वगैरह होती हैं, मतलब वहाँ के जो फीलिंग्स रहती हैं वो एक तकड़ी वाली फीलिंग रहती है कि भैया मतलब रोंगटे खड़ी करने वाली जाती है। आप कदम ताल कर रहे होते तो इतनी तेज आवाज़ होती है, आसपास जो पब्लिक रहती है वो भी हुटिंग करना चालू करती है।
वो कई बार तो इतनी ज़्यादा हुटिंग हो जाती है कि हमें जो ड्रम है उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रही होती, तो हमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम लोग को चलना रहता है, क्योंकि सब कुछ मैचिंग होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में नजीरा से क्या हुआ कि मेरे को एक ट्रेनिंग करवाएगी NDRF की। वहाँ पे मैंने उसके में कुछ ऐसा नहीं कहा कि मेरे को NDRF में जाना है करके, लेकिन रैंडमली नाम आए, हम लोग ने ट्रेनिंग की और हम लोग को भेज दिया गया NDRF आराकोणम। तो आराकोणम में फिर मैंने वहाँ पे 6 महीने के आसपास में सर्विस की। वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो भी रहते हैं वहाँ पे उसमें करवाने रहते हैं, प्लस हम लोग को डेमो भी देना पड़ता था। हम लोग को साउथ वाला एरिया कवर करते थे, वहाँ जाके अलग अलग जो भी पब्लिक रहती थी उनको डेमो देते थे, बताते थे कि भैया जब भी साइक्लोन वगैरह आ गया तो वहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो इस तरह के वहाँ पे काम रहते थे, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो देखिए अब आप देख रहे होंगे कि भाई मैंने लगभग जो है 3.5 से 4 साल के आसपास में वहाँ पे सर्विस की, लेकिन इसके दौरान भी कितनी चीज़ें मतलब मैंने कर ली। मतलब आपको CSF में रहने पर डिफरेंट रोल्स वहाँ पे करने पड़ते हैं, एक तरह की ड्यूटी वहाँ पे आपको नहीं रहती है। कभी आप जनरल शिफ्ट में होंगे तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होंगे, कभी आप RD पीरियड के लिए गए हैं, कभी आप टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गए हैं, कभी क्वार्टर मास्टर में ड्यूटी है, कभी क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी है, कभी आपको NDRF डेपुटेशन भेज दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे अलाउंसेस वगैरह ठीक है अपने को एक्स्ट्रा मिलते हैं, 25% से 30% के आसपास में रहता है, तो वो अपने को वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता रहता है। लगभग 5 से 6 साल आप एक बार लगभग वहाँ पे रहेंगे परमानेंट। एयरपोर्ट ड्यूटी से काफ़ी बहुत ज़्यादा बेटर है। एयरपोर्ट ड्यूटी ही ऐसी ड्यूटी है जो कि सबसे टफ ड्यूटी है CISF के अंदर में। अगर वहाँ पे एक बार आप घुस गए तो लगभग 10 साल आपको एयरपोर्ट में रहना ही पड़ेगा। डिफरेंट यूनिट्स में आपको भेजते रहते हैं, कभी आपकी कहीं एयरपोर्ट ड्यूटी कभी कहीं, लेकिन लगभग आपको 10 साल करते हैं। लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको करवा दिए जाते हैं, जो कि आपको मतलब आपके स्किल उसमें आपके काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। NSG वगैरह में भी आप जा सकते हैं। NSG में जाने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह आपको पास करने पड़ते हैं, जो भी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है वो करके आप NSG में भी जा सकते हैं। डेपुटेशन के लिए CBI वगैरह में भी निकलता है, लेकिन उसमें मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का आपको मांगती हैं, उसके बाद ही आप उसमें डेपुटेशन जा सकते हैं। कई बार वो 10 ईयर्स भी मांगते हैं, तो मतलब अलग अलग तरह के आते हैं। UN पीस जो कीपिंग मिशन है उसमें भी आप जा सकते हैं, तो उसमें जो अलग अलग कैटेगरी आते हैं अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो उसमें आप जाके वो उस तरह की जॉब भी CISF के अंदर में कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने रिज़ाइन क्यों किया, तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा या आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये तो सारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको ज्वाइनिंग लेटर से लेके पूरा आगे रेजिग्नेशन तक बताया कि भैया क्या क्या प्रोसेस रहता है, और मैंने कोशिश की कि भी सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ जो भी आपकी क्वेरी से रिलेटेड है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स बच गए हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।